गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ- आज हम सेवन्थ क्लास की सामाजिक विज्ञान का शासक और इमारतें लेसन जो पार्ट है वो आगे चर्चा करेंगे। पिछले लेसन में हमने कुतुब मीनार, विभिन्न मंदिरों के निर्माण और उसके बाद उसमें बदलाव आए, चूना पत्थरों का इस्तेमाल या ये कहें का इस्तेमाल और राजा लोगों के ईश्वर के पास होने का या उनके घनिष्ठ संबंध होने का के बारे में हमने कुछ पढ़ा। आइए इसके बाद आगे की चर्चा हम जारी रखते हैं। सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलसाय को होज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब भी कहा जाता है। जो इल्तुतमिश ने एक विशाल जलसाय या एक हौज का निर्माण करवाया था, उस विशाल जलसाय को हौज ए सुल्तानी कहा या राजा का तालाब कहा जा सकता है। चित्र दिए गए हैं, आप अपनी पुस्तक में से देख लीजिए। शासक जो हैं वो सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों का, तालाबों का निर्माण भी करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे का हिस्सा भी होते थे, जो तालाब और जो है उनके आसपास का निर्माण करवाते थे। वो उनके साथ जुड़े होने के कारण उनका भी हिस्सा हो जाते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा तथा ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन के लिए करवाते थे। ऐसे में आश्चर्यजनक ये है कि नहीं लगती कि जब एक राज्य पर दूसरे राज्य ने आक्रमण किया तो प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना लगाया जहां जैसे 9वीं शताब्दी के आरंभ में सड़ियन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया और उसके विषय में बौद्ध भिक्षु इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा कि बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की प्रतिमा या मूर्ति, विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमा, इन सब को ले गया, जब्त कर लिया गया। सिंहली शासक के आत्म अभियान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लेना स्वाभाविक था। अगले सिंहली सेन ने द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरै पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयत्न किए गए। 9वीं शताब्दी आरंभ होती है। पांड्यन राजा श्रीमर ने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया और वहाँ से बहुत सी बहुमूल्य चीज़ें ले आया। भगवान बुद्ध की सोने की बनी मूर्ति, मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं और लेके आ गया। उसके बाद जो हुआ वो सिंहली शासक के दूसरे शासक सेन द्वितीय ने इन चीज़ों को वापस लाने के बहुत प्रयास किए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। उसने पराजित शासकों सब इकट्ठी की गई प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में जो चीज़ें शामिल थी, चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पट्टिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की मूर्तियाँ, भूवि चालुक्यों से प्राप्त एक नदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त शिव भैरव तथा भैरवी की प्रतिमा था, बंगाल के पालों से प्राप्त काले की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने राजाओं को पराजित किया और मंदिरों को अपवित्र किया, उनके धन को लूट लिया, मूर्तियों को लूट लिया गया। उस समय सुल्तान महमूद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में प्राप्त किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों की उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। बाग, मकबरे और किले मुगलों के अधीन, वास्तुकला अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला का में बहुत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया था। अक्सर ये बाग
दीवारों से घिरे हुए थे तथा कृत्रिम नहरों तथा 4 भागों में आयताकार में होते थे। औपचारिक बागों की योजना तथा उनके बनाने तथा खाका बना तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। 4 हिस्सों में बंटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई थी। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों में कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाए थे। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। उनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके माध्यम मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से की है। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद था, जो बहुत ऊंचा और महबदार वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए थे। महबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तु महत्व। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक बाग 4 बाग के मध्य में था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हसत बिसत की परंपरा में हुआ था, जिसे एक केंद्रीय 8 कक्ष कमरों से घिरा हुआ था। इस इमारत का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ था तथा समुद्र के किनारे संगमरमर से बने होते थे। शाहजहां के शासनकाल में दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शासनकाल में अमृत निर्माण में चल रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक व्यक्तिगत सभा हेतु दीवाने खास दीवाने आम की योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई। एक विशाल आंगन में स्थित ये 4 दरबार चौहिलस्तुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन में विशेष रूप से मस्जिद मिलते जुलते बनाए गए। उनका सिंहासन, शाहजहां के जो भवन थे वो मस्जिदों की तरह ही बनाए गए थे। जिनका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था उसे कबीला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा को कहा जाता है, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति जो था वो राजा की ओर मुंह करके बैठता था। शाहजहां के दिल्ली के लाल किले के अपने नव निर्मित दरबार में राजकीय न्याय और राजशाही दरबार के अनसमय पर बल दिया गया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पीतरा ध्रुव के जड़ाऊ की एक श्रृंखला बनाई गई। शाहजहां ने दिल्ली जिसे जो जड़ाऊ बनाई गई थी उसे यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और शांति के साथ एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहां के जो सार्वजनिक सभा का निर्माण सूचित करता था, न्याय करता समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, समान व्यवहार करेगा। शासन के आरंभ के वर्षों में शाहजहां की राजधानी जो थी वो आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का जो निर्माण है वो यमुना के तट पर करवाया था। 4 बाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थल 4 बाग के बीच में न होकर नदी के तट के पास बागों के बिल्कुल किनारे थे। शाहजहां अपने शासन की भव्यतम वास्तुकला उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट की योजना बनाई। यह सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी के तट के एक चबूतरे तथा बाग तथा इससे दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इसे वास्तुकला रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया था उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। जो महल था वो नदी पर था। केवल विशिष्ट और बड़े लोग ही उसकी ओर नदी की ओर तक पहुंच थी। क्षेत्र व साम्राज्य 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियां बहुत तेज हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के विचारों का भी आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र में चली गई या अपनाई गई। उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ बताया गया है। 2 जगहों के नाम दिए गए हैं जिनका वास्तुशैली पर प्रभाव पड़ा।
मथुरा के निकट वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर की शैली काफ़ी मिलती जुलती है। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों के शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक शैलियों के परिसंचरण में मदद मिली। मुगल ने अपने भवनों के निर्माण क्षेत्रीय वास्तुकला शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए यहाँ पे बंगाल का उदाहरण दिया गया है। मुगलों का उसके बाद आप फतेहपुर की सिकरी में इमारतों मालवा की वास्तुकला शैली का प्रभाव पड़ता है। 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता जो थी वो धूमिल हो गई और उनके आश्रय में विकसित वास्तुकला लगातार प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने भी स्वयं के राज्य को स्थापित करने का प्रयास किया। यह एक शैली थी। इस लेसन में हमने विभिन्न राजाओं के द्वारा बनाए गए वास्तुकलाओं के बारे में पढ़ा, बागों के बारे में पढ़ा, वो लोगों के मकानों के बारे में पढ़ा था, उनका संबंध भगवान के साथ दिखाया गया था आदि सब कुछ पढ़ा। तो इससे अगले जो वीडियो या नेक्स्ट क्लास में जो होगी इसके प्रश्नों पर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।